हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रविंद्रज क्लासेस। आप सभी का रविंद्रज क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। देखो बेटे, पिछली जो है ना वीडियो में हमने आपको ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को डिस्कस किया था अच्छे से। आगे इसमें है आपका डे ब्रोगली हाइपोथेसिस, और उससे पहले हमने आपको बताया था कि हम फोटोन के बारे में अगले जो है ना वीडियो में आपको बताएंगे, तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो फोटोन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, फिर हम डे ब्रोगली हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे हैं। देखो, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और कंटिन्यूसली देख रहे हैं, वो इसको प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर भी करिए, और जो लोग नए नए देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बेटा। देखो, अब हम आपको बात करते हैं फोटॉन्स के बारे में। तो जब रेडिएशंस का मैटर के साथ इंटरेक्शन होता है, तो ऐसा लगता है कि जो रेडिएशंस है ना, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक फोटॉन्स। तो फोटोन की तरह के जो है ना पार्टिकल्स के बने हुए हैं। तो फोटोन होते क्या है? पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी को जो है ना हम क्वांटास बोलते थे, बाद में उन्हीं का नाम फोटोन कर दिया गया है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो फोटोन के बारे में कुछ चीजें हैं जो जाननी है, वो आपको क्या है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच फोटोन। भाई देखो, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ए फोटोन सीधा लिख देते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होती है? वो एनर्जी ऑफ फोटोन दी जाती है आपको E इज इक्वल टू एच न्यू से। किससे दी जाती है बेटा? E इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है ना? ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो है ना फोटोन के बारे में थोड़ी सी चीजें और समझ लीजिए क्या है आपके। देखिए, ये अगली बात करते हैं कि जो मोमेंटम होता है फोटोन का, ये तो एनर्जी हो गई। अब मोमेंटम कितना होगा? देखिए, मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना दिया जाता है भाई? देखिए, मोमेंटम है, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। ये लैम्डा उसकी क्या हो जाएगी? एच तो आपको पता ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, चल ही रहा है। ठीक है। और चाहो तो थोड़ा सा अच्छा लिख लीजिए इसको, एच अपॉन लैम्डा। ठीक है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये मोमेंटम हो गया आपका, एनर्जी फोटोन की बात कर दी आपने। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं कि जो है ना इनकी स्पीड क्या होती है। तो जिस स्पीड से ये चलते हैं ना, स्पीड वो क्या होती है? इज इक्वल टू सी, यानी स्पीड ऑफ लाइट वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है वैक्यूम में। कहाँ पर होती है? वैक्यूम में। ठीक है ना? आपको पता है ये वैक्यूम में होती है। आप किसी मीडियम में जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगी। तो ऑल फोटॉन्स ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना? वैक्यूम में इतनी स्पीड होती है, मीडियम में चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी उनकी। अब अगली बात आती है कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन जीरो होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन ये क्या होता है आपका? जीरो। कैसे? जरा यहां पर डिस्कस कर लेते हैं इसको। देखियो, आइंस्टाइंस मास रिलेशन होता है m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 - v² अपॉन c²। ये फॉर्मूला सब जानते हैं। अब देखिए यहां पर जो है ना v इज इक्वल टू क्या होता है? हियर v इज इक्वल टू c। जब v इज इक्वल टू c है तो ये कितना हो जाएगा आपका? दिस इंप्लाइज m नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो रेस्ट मास तो जीरो हो गया। अब रेस्ट मास जीरो हो गया तो मूविंग मास इसका दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? मूविंग मास ऑफ ए फोटोन, मूविंग मास ऑफ ए फोटोन कैसे दिया जाता है? देखिए बेटा, आप जानते हैं कि एनर्जी कितनी होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी होती है फोटोन की, और दिस इज इक्वल टू mc²। ये आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन है। तो यहां से आप m निकाल लेंगे, तो दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा?
एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, ये इसका मूविंग मास होता है। ठीक है, आप चाहो तो इसको और चेंज कर सकते हो, लेमडा की फॉर्म में भी लिख सकते हो, पर मैंने आपको ये लिख दिया, ये मूविंग मास हो गया आपका। ठीक है, फोटोन हम पीछे मोमेंटम की बात कर ही चुके हैं फोटोन की। ठीक है बेटे, और यहाँ से भी दे सकते हैं मोमेंटम। यहाँ से मोमेंटम देखना चाहेंगे तो पी की वैल्यू एम सी हो जाएगी, और एम सी कितना हो जाएगा, वही एच न्यू अपॉन सी। तो ये एच न्यू अपॉन सी एच अपॉन लेमडा ही तो होता है, ये एच अपॉन लेमडा चाहो तो, ये मैंने सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है। तो ये मैंने फोटोन के बारे में आपको डिस्कस कर दिया है अच्छे से। ठीक है, दूसरी बात, फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कहीं डेविएट भी नहीं होते, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फोटोन कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। दिस इज ऑल अबाउट द फोटोन। जो फोटोन के बारे में मुझे जो आपको जानकारी देनी थी वो आपके लिए सफिशिएंट जानकारी है। ठीक है बेटे, अब हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं डे ब्रोगली हाइपोथेसिस की, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। डे ब्रोगली हाइपोथेसिस है क्या, पहले ये समझ लीजिए। देखिए कि हमने देखा था रेडिएशंस की ड्वेल नेचर होती है, पार्टिकल एज वेल एज वेव, दोनों तरीके की जो है ना वो प्रॉपर्टीज को क्या करता है, शो करता है। अब डिब्रोगली ने एक कंसेप्ट लिया कि यूनिवर्स में कोई भी चीज है ना, द यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। जब रेडिएशन की ड्वेल नेचर होती है तो भाई मैटर की भी ड्वेल नेचर होनी चाहिए। बस यही उसका जो है ना आइडिया था, और ये काम भी कर गया। तो डिब्रोगली ने बताया था कि कोई भी मेटेरियल पार्टिकल है, अगर वो मोशन में है तो वेव्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद दैट। ये डिब्रोगली की हाइपोथेसिस थी, क्योंकि भाई उसने रेडिएशन को ध्यान में रख करके बताया कि जब रेडिएशन की आपकी ड्वेल नेचर होती है, और यूनिवर्स क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जब रेडिएशन की ड्वेल नेचर है तो मैटर की भी ड्वेल नेचर होनी चाहिए। बस उसने ऐसी तो ये डिब्रोगली हाइपोथेसिस है जो मैंने आपको अभी बोली है, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डिब्रोगली क्या होता है, एवरी मूविंग मेटेरियल पार्टिकल, कोई भी मूविंग मेटेरियल पार्टिकल हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ चार्ज, उस पर वेदर इट इज चार्ज और नॉट डजंट मैटर, बस क्या होना चाहिए कि मेटेरियल पार्टिकल और मोशन में होना चाहिए, तो वेव्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मूविंग मेटेरियल पार्टिकल। ये उसकी हाइपोथेसिस है। तो अकॉर्डिंग टू de Broglie, waves are always associated with a moving material particle. These waves are known as matter waves or de Broglie waves. These waves are known as matter waves or de Broglie waves. De Broglie waves. Wavelength of these waves is given by lambda is equal to h upon p और h अपॉन एम भी, ये कुछ भी है, समझ लीजिए आप। ये आपका वेव लेंथ है, क्या है, डिब्रोगली वेव लेंथ है मैटर वेव्स की। जो भी मेटेरियल पार्टिकल मोशन में उसके साथ वेव्स एसोसिएटेड और उनकी वेव लेंथ इस फॉर्मूले से दी जाती है। एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, और वी उसकी वेलोसिटी। अंडरस्टूड है, क्योंकि पी मोमेंटम है यहाँ पर, तो इसमें कुछ लिखने जैसी बात है नहीं, आपकी समझ में आ गया होगा। एच प्लांक्स कांस्टेंट है, पीछे बता ही चुके हैं हम आपको, अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जरा, इसको थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है when v is equal to 0, यानी पार्टिकल रेस्ट पर है, तो दिस इंप्लाइज फ्रॉम दिस फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब दूसरा केस आता है कि when v is इनफाइनाइट, तो दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 0। देखो भाई, न तो पार्टिकल रेस्ट पर होगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर इनफाइनाइट स्पीड से चल रहा है तो वेवलेंथ 0। यानी मेटेरियल पार्टिकल है वो एक फाइनाइट स्पीड से क्या करना चाहिए, आपको मूव करना चाहिए।
और इससे एक चीज पता लग गई कि v जीरो है तो वेवलेंथ जीरो है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ ठीक है ना? तो रेस्ट पर अगर कोई मेटेरियल पार्टिकल है तो उसके साथ तब सिर्फ और सिर्फ वो पार्टिकल नेचर को ही शो कर रहा होगा और उसके साथ वेव्स एसोसिएटेड नहीं होंगी। जब वो मोशन में होगा तभी वेव्स उसके साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हो गई और इसके प्रूफ की तो कोई जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है और इसी पर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे और देखते हैं अब आगे इसके कि इस हाइपोथेसिस को यूज करके अगर कोई मान लीजिए आपका एक इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो उसकी वेवलेंथ कैसे दी जाएगी, किस फॉर्मूले से दी जाएगी, ये हमारा आगे का आर्टिकल है। देखिए बेटा, तो अब हम आगे बात करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो उसकी वेवलेंथ कैसे निकालेंगे हम, ठीक है? अब देखिए जरा कि मान लीजिए लेट m बी द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, लेट m बी द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जिससे इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट कराया गया है। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट कराया गया है तो उसके ऊपर जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ईवी। ये क्या हो जाएगा? वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रॉन। उसका गेन इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा उसकी हाफ एम बी स्क्वायर। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ईवी क्या है? ईवी वर्क डन है जो उसके ऊपर हुआ है, वी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिख दिया हमने वर्क डन। मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? उसकी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है आपका? गेन इन काइनेटिक एनर्जी। भाई उसकी जब वर्क डन होगा तो काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा कि नहीं होगा? तो यहां से निकाल लीजिए। तो देयरफॉर v की वैल्यू हमें स्पीड निकालनी है, कितनी हो जाएगी? ट्वाइस ई वी अपॉन एम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? नाउ डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होती है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। अब वैल्यू डाल दीजिए एच अपॉन एम, इस पर स्क्वायर रूट और आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ई वी अपॉन एम। एम से एम स्क्वायर रूट टाइम्स ही कट गया तो ये कितनी आ जाएगी? एच अपॉन ट्वाइस एम ई वी। ये हो गया ना? ये आ गई। देखो बेटे, अब एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू डाल दीजिए। आप जानते हैं एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ई तो पता ही है आपको, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये वैल्यू डाल देंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये सब कुछ कैलकुलेट करके 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि वी इन बोल्ट्स है। वी इन बोल्ट्स डायरेक्ट लिखेंगे आपको, यानी वी पोटेंशियल डिफरेंस मैं यही लिख देता हूं इन बोल्ट्स। तभी हमने ये फॉर्मूला निकाला है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब बस आपको समझ में आना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है? एनर्जी की एक यूनिट है। अब मैं कहूंगा कि किसी इलेक्ट्रॉन की जो है ना काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब है उसको 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलेट कराया गया है। तो v की वैल्यू क्या है? डायरेक्ट 100 डाल देंगे कि नहीं डाल देंगे? बस हमारा काम हो गया। ये इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की तरह ही कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है तो यहाँ फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? एच अपॉन ट्वाइस एम क्यू वी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की जगह पे जो है ना चार्ज ई है तो वहां पर क्यू लिख देंगे। बस ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेंगे हम किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए जिसको v वोल्ट से एक्सलेट कराया जा रहा है। और नहीं कराया जा रहा है तो फिर एक दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। और दूसरे फॉर्मूले में क्या यूज करेंगे कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी।
तो वो फॉर्मूला डाल देंगे। वो तो जनरल फॉर्मूला किसी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें आपको। ठीक है बेटे, आप चाहो तो मैं यहाँ एक फॉर्मूला इधर आपका हाईलाइट करके ब्रैकेट में लिख ही देता हूँ। यहाँ पर देखिए, देखिए ये जो है ना, इतनी सी जगह में आपको ये फॉर्मूला यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी हाफ एम वी स्क्वायर, तो v की वैल्यू ट्वाइस के बाई एम आ जाएगी, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस। अब तो m तो आएगा ही आएगा, और ये आपकी कही आ जाएगी। ये क्या है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी है आपकी। समझ में आ रहा है ना बेटा, इज दैट क्लियर? तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे जहां पर भी हमें जरूरत पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी की। ये काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए लिख लेना भैया, ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो ट्वाइस के ई बाई एम आएगा, तो एम से एम कट जाएगा एम बी में, तो ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया आपका। ठीक है बेटे, और इसको भी हम एक और हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला। अब देखो, यहां से आपको मजबूरन थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना, इतनी सारी चीजें देखोगे तो। ये हो गया de Broglie वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए आप ये वाला रिजल्ट डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है बेटे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए ये, ओनली फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ये वाला फॉर्मूला है। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, गिवन इज द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन फ्रॉम द ग्राफ। इसका सॉल्यूशन देखिए। देखिए, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जब मैंने कराई थी, वहां ग्राफ बताया था आपको, तो ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों तरीके से, एंट्रेंस और बोर्ड के लिए भी, इसलिए मैंने समझा कि इसको आपको करा देना चाहिए। देखिए, आपको एक आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में आपको बताया ही था, फिर भी बता देते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ई के, वो किसके बराबर होती है, एच न्यू माइनस फाइव नॉट। यही होता है ना वर्क फंक्शन। और ये अब वर्क फंक्शन समझ में आ गया होगा, एच न्यू माइनस फाइव नॉट। इज दैट क्लियर? अब हमने ग्राफ खींच लिया फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी में। तो हमने आपको बताया था कि जो एक्स एक्सिस पर आपका इंटरसेप्ट होगा, वो क्या दे देगा आपको, वो दे देगा आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्यों, फ्रीक्वेंसी है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहीं से आ जाएगी इसकी। और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस जो है ना, वो क्या दे देगा, वो वर्क फंक्शन दे देगा। तो सीधा ग्राफ से हम आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 10 इंटू 10⁻14, ये 10⁻14 में चल रहा है। तो पहले प्रश्न का क्या जवाब हो जाएगा हमारा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी न्यू नॉट। न्यू नॉट कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, यानी 10⁻15 हर्ट्स। ये इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस जो फ्रीक्वेंसी पर, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देगा। यहीं से आगे ग्राफ जा रहा है आपका। अब इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या दे देगा, ये आपका क्या दे देगा, वर्क फंक्शन। तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ये आपका वर्क फंक्शन देगा। तो फाइव नॉट कितना हो जाएगा, ये फाइव नॉट है आपका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रही है इसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। ये वर्क फंक्शन हो गया। आप कहें तो फिर मैं इसको दोबारा से बताऊं, नहीं तो मेरा ख्याल है आपकी समझ में आ ही गया होगा। क्योंकि जो एनर्जी एच न्यू दी जाती है ना, वो किसके बराबर होती है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया हमने, ये डायरेक्ट आपका यहाँ से रिलेशन आ गया। ठीक है बेटा, इसको ग्राफ में प्लॉट करके हमने आपको बता दिया होगा। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा ग्राफ है, तो मैंने डिस्कस कर दिया है पहले ही। तो आप इसको एक बार चाहो तो पीछे से देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी कुछ दिक्कत लगती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हो। उसको कमेंट करिए और हम आपका जरूर जवाब देंगे इसको। ठीक है बेटा, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इज 1.4 एंगस्ट्रॉम, it collides an electron it collides with an electron, its wavelength after collision is 4 angstrom, calculate the energy of scattered photon। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इज, तो देखिए एनर्जी कितनी हो गई, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू क्या होता है,
एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा होती है, ठीक है ना, एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा, कुछ भी लिख लीजिए जो आपको लिखना है। मैंने लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि वेवलेंथ दी हुई है तो आप ये लिख सकते हैं। अब ये वेवलेंथ दी हुई है 1.4 एंगस्ट्रॉम, तो इसकी एनर्जी हो गई ये ई, ठीक है, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻⁻10 इतने मीटर, ये आपको, और एच तो दिया ही हुआ है आपको, एच कितना है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। सी आपको पता ही है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्या बचा, आप निकाल लिया ये क्या है, ये फोटोन की एनर्जी है। इट कोलाइड्स विद एन इलेक्ट्रॉन, इट्स वेवलेंथ आफ्टर कोलिजन इज 4 एंगस्ट्रॉम, तो ये बिफोर कोलिजन है उसकी, ये आपका बिफोर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन देखिए, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन मान लीजिए एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, ई डैश हो जाएगी, तो ई डैश कितनी हो जाएगी, एच सी अपॉन लैम्डा डैश हो जाएगा। अब यहां पर क्या है, बस लैम्डा डैश चेंज हो जाएगा, तो लैम्डा डैश कितना है यहाँ पर 4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इन दोनों की एनर्जी की डिफरेंस के बराबर, बस तो आपका आंसर निकल जाएगा। देयरफॉर एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, ई माइनस ई डैश, बस आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आप निकाल ही लेंगे इसको, एच सी 1/λ-1/λ डैश कर लेंगे आप, ये इसकी एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन आ गई। ये समझ में आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था, अच्छा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द de Broglie wavelength associated with a material particle when it is accelerated through a potential difference of 150 volt is 1 angstrom. What will be the de Broglie wavelength associated with the same particle when it is accelerated through a potential difference of 1350 volt? ये देखिए, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखेंगे, क्या जानते हैं, वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है आपका h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस m, कोई भी मेटेरियल पार्टिकल है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्यू भी आ जाएगा। मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए भी पीछे पीछे कराया था ना, तो यहां से क्या पता लगता है, दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b। ये आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, डायरेक्ट इन वोल्ट, ठीक है। पहले वाली की 1 एंगस्ट्रम थी तो इसको लैम्डा 1 लिख लेंगे, तो यहां से क्या रिलेशन आ जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ v2 अपॉन v1। भाई बस हो गया काम। अब आपका तो सब कुछ दिया ही हुआ है, v2 कितना है 1350 अपॉन 150, 9 टाइम्स कट गया तो ये बाहर आकर के कितना हो गया 3, और यहाँ पर लैम्डा 2 निकालना था, तो लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा 1/3, तो ये 1/3 एंगस्ट्रॉम आ गया, डायरेक्ट कुछ करना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर है। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका सिंपल सा हो गया। अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखिए जरा इसको भी देख लें क्या कह रहा है, इसका सॉल्यूशन देखिए। एन इलेक्ट्रॉन एंड ए फोटोन ईच हैव ए वेवलेंथ 1 नैनोमीटर, इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन, दे आर मोमेंटस। देखिए भाई मोमेंटा क्या होते हैं, मोमेंटम को मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है चाहे फोटोन है, वेवलेंथ दी हुई है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन में है, तो इसका मोमेंटम एच अपॉन लैम्डा से दिया जाएगा। कर लीजिए आप, एच की वैल्यू कितनी होती है, दी हुई है यहाँ पर 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और वेवलेंथ कितनी है 1 नैनोमीटर,
-9। तो आप निकाल लीजिए मोमेंटा कितना हो गया, 6.6 इंटू 10⁻, -34 में से चले गए तो -25। अब मोमेंटम की क्या होगी यूनिट, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पहले प्रश्न का जवाब आ गया। देखिए जी, अब दूसरा क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। अब एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा। इसको भी कर लीजिए कैलकुलेट, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 और लैम्डा 10⁻⁹ यही नैनोमीटर था, तो ये इतनी जूल आ जाएगी, ये एनर्जी हो गई इसकी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अब यहां से सीधे से निकाल लेंगे ना काइनेटिक एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी उसकी, ये किसकी हो गई, एनर्जी ऑफ फोटोन। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे निकालने के लिए, हाँ भाई, वेवलेंथ दी हुई है, यही फॉर्मूला लगाएंगे, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की और फोटोन की सेम होगी कि अलग अलग होगी, दिमाग चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए, क्या करना है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है आपको, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखा जाता है, अब यहां पर आपको ये तो दिया नहीं जाएगा, ये तो सिर्फ हमें वेवलेंथ दी हुई है, तो आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं। मान लीजिए हाफ एम वी स्क्वायर निकालना है, तो हाफ एम वी स्क्वायर कैसे निकलेगा, यहाँ पर आपको क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दिया नहीं है, जो डाटा अवेलेबल है उससे कैसे करेंगे, क्या फोटोन और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होगी, होगी कि नहीं होगी, ये क्वेश्चन आपसे अगर मैं पूछने के लिए छोड़ दूं तो आप क्या कर पाओगे इसको, देखते हैं क्या करते हैं आपका। वैसे मेरे मन में था करा दूं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को एज इट इज छोड़ देता हूं, और मैं देखना चाहूंगा कि कौन कौन इस वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं वो कमेंट में जरूर लिखें और करके बताएं कि हमने ये कर लिया है, नहीं तो फिर मैं अगले उसमें इसका जवाब आपको दे दूंगा। वैसे इतना सब कुछ कराने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई इसमें दिक्कत होनी चाहिए, पर अगर मैंने बता दिया तो थोड़ा सस्पेंस जो मैं रखना चाह रहा हूं वो खत्म हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करिए, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया ये आपका होमवर्क, ठीक है बेटा। इसी के साथ जो है ना आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, और मैं फिर कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और रेगुलर वीडियोस को देख रहे हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, और जो लोग नए आए हैं वो जिसको जरूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है बेटा। ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम आपको जो है ना क्या कराएंगे, एटम एंड न्यूक्लियाई कराएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।